आज सुबह खबर सुनी, गुलटेनी चाय वाले का मर्डर हो गया। महादेव सिंह ने कहा। गुलटेनी एक नंबर का गधा था, लेकिन साले को कोई मारेगा क्यों? दयानंद प्रसाद बोले। हम सब कल शाम उसी की चाय की दुकान में थे ना। गिरिजा शंकर सिन्हा कुछ सोचते हुए बोले। फिर ठंड बढ़ने लगी तो पांडे जी ने कहा कि घर चलना चाहिए। हाँ, अश्विन पांडे बोले। मैं तो फौरन निकल गया, कोहरा होने लगा था। आप सब चले गए तो मैं कुछ देर तक काली बाबू के साथ बैठा रहा। 8:30 के आसपास मैं भी निकल गया था, दयानंद प्रसाद ने कहा। पुलिस का कहना है कि कत्ल रात 10 बजे हुआ होगा। महादेव सिंह अपनी काली आंखें मिचमिचाते बोले। गर्मियों में भी वह 9 साढ़े 9 तक दुकान बंद कर देता है, फिर सर्दी में इतनी देर तक वहां कौन बैठा होगा? मैं, कालिका नंदन उर्फ काली बाबू की पतली सी आवाज थरथराती हुई गूंजी। मैंने ही गुलटेनी का खून किया। सभी एकत्रित बंधु चुप होकर काली बाबू का मुंह ताकने लगे। कालिका नंदन सिंह की उम्र 77-78 वर्ष की थी। वे इतने दुबले थे कि हड्डियां नजर आती और कद भी 5 फुट 7 इंच था। सांवला गोल चेहरा चूसे आम की तरह झुर्रियों से भरा था। टकले सिर पर 15-20 सफ़ेद बाल झाड़ू के तिनके की तरह यहाँ वहाँ खड़े थे। दाढ़ी मूंछ सफा चट थी और लंबी नाक तोते की तरह मुड़ी थी। उनकी हथेली के पीछे उभरा नसों का जाल चाय की प्याली थामते हुए भी कांपता, और वे कह रहे थे कि उन्होंने खून किया। सब अटपटी सी शांति में चाय की चुस्की लेने लगे। वहां मौजूद कोई भी शख्स 70 से कम नहीं था। वह मोहल्ले के वृद्ध पुरुषों का ग्रुप था जो बारी बारी से एक दूसरे के घर शाम को चाय नाश्ते के लिए मिलता और गपशप करता। वैसे उन सबको गुलटेनी की दुकान में मिलना ज़्यादा पसंद था। मेन रोड से जहां उनकी गली के लिए रास्ता मुड़ता, वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे उनके बापू नत्थू की बहुत पुरानी चाय की दुकान थी। नत्थू भी 70-80 वर्ष का था और जब भी उनकी चौकड़ी वहाँ जुटती, वह सभी का खूब आदर सत्कार करता। लेकिन 6 महीने पहले अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा गुलटेनी दुकान संभालने लगा। उसे उन बुढ़ों का घंटों तक एक ग्लास पकड़कर वहाँ जमे रहना कतई पसंद न था। दुकान छोटी सी थी, बस लकड़ी का खपराज जैसा ढांचा था और 2-4 बेंचें लगी थी। सड़क किनारे आखिर जगह कितनी थी, फिर भी लोकेशन अच्छा होने की वजह से खूब ग्राहक आते और ये बुढ़े जगह खाली नहीं करते। वह वृद्धों के क्लब के सभी सदस्यों से बड़ी अशिष्टता से पेश आता, सो वे अब वहाँ कभी कभी जाते। गुलटेनी का कोई बाल बच्चा है, दुकान का क्या होगा? सोमेश शर्मा चुप्पी तोड़ते हुए बोले। एक बेटा तो देखा है, 15-16 का होगा, दयानंद प्रसाद ने कहा। पता नहीं दुकान संभाल पाएगा या नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अश्विन पांडे हमेशा सबसे पहले सभा से चले जाते, पत्नी इंतजार करती थी और वे सबको नमस्ते करके निकल गए तो कालिका नंदन जी ने भी विदा ली। सभी को फिर हैरानी हुई। कालिका नंदन सबसे अंत तक बैठे रहते। बेचारे अकेले थे, सो जितनी देर कोई साथ मिल जाए इसी उम्मीद में रहते। आपको क्या लगता है, माजरा क्या है? कालिका नंदन के जाने के बाद दयानंद बाबू ने महादेव सिंह की तरफ देखकर कहा। अकेलापन और डिप्रेशन
कई दिनों से अजीब बातें कर रहे हैं। महादेव सिंह ने सिर खुजाते हुए दुखी स्वर में कहा। वाइफ के गुजरने के बाद से दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया लगता है। गिरिजा शंकर सिन्हा ने महादेव सिंह की हाँ में हाँ मिलाई। उनका एक छोटा बेटा भी तो है, दिल्ली या बम्बई में, दयानंद बाबू बोले। हाँ, उसके पास क्यों नहीं चले जाते? दयानंद जी, आप उनके सबसे करीब हैं, आप ही समझाएं। महादेव सिंह ने कहा। कुछ कहते अच्छा नहीं लगता, क्या पता छोटा वाला भी बड़े जैसा हो, दयानंद बाबू ने कहा। ऐसी संतान भगवान दुश्मन को भी न दे। बगल के फ्लैट में रहता है, फिर भी बाप का ख्याल नहीं रखता, और बहू ऐसी की कहना ही क्या। ऐसे में बेचारे का दिमाग नहीं फिरेगा तो और क्या। महादेव सिंह ने जोर से कहा। बैठक महादेव सिंह के खुले बरामदे में चल रही थी, जिसके बाहर छोटा सा बगीचा था। कालिका नंदन एक आम के पेड़ के पीछे खड़े होकर यह वार्तालाप सुन रहे थे। फिर जब विषय बदल गया तो वे अपने घर की तरफ चल दिए। वो जानना चाहते थे कि उनके विचित्र कन्फेशन का मित्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था। किसी को उनकी कही बात का यकीन नहीं था। इस बात से उन्हें खुशी मिलनी चाहिए थी या चिंतित होना चाहिए, वे तय नहीं कर पाए। ठंड बढ़ रही थी। उन्होंने कंधे पर पड़ा ऊनी चादर स्वेटर के ऊपर ओढ़ लिया। धीमे कदमों से वे अपने खाली फ्लैट में दाखिल हुए। अंदर का सन्नाटा बाहर से भी ज्यादा ठंडा प्रतीत हुआ। बगल में बेटे के फ्लैट की लाइट जल रही थी। उसकी खिड़की से गिरती पीली रोशनी की आभा भी उन्हें गर्म लगी। उन्होंने इतना बड़ा 3 मंजिला मकान दोनों बेटों के लिए बनवाया था। मकान में 6 फ्लैट थे और उन्होंने दोनों बेटों में 3-3 फ्लैट बांट दिए। वे छोटे बेटे के हिस्से वाले फ्लैट में पत्नी के साथ रहते थे, क्योंकि बड़े बेटे बहू ने काफी पहले उनसे नाता तोड़ दिया था। बड़ा बेटा अभय शिकायत करता कि वे छोटे सुनील को अधिक प्यार करते, जबकि उन्होंने कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। शायद बहू रेखा उसे भड़काती। जो भी हो, वो तो सास ससुर की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अपनी माँ के मरने के बाद जब सुनील परिवार के साथ आया तो पिता को दिल्ली चलने को बहुत कहा, मगर वे नई जगह नहीं जाना चाहते थे। यहाँ कम से कम उनके दोस्त थे जिनके साथ कुछ समय कट जाता। दिल्ली जाकर जाने कैसा माहौल मिले। अभय अपने हिस्से के एक फ्लैट में पत्नी के साथ रहता। वह एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी करता। उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। रेखा तो घर पर ही रहती, मगर ससुर को चाय के लिए भी नहीं पूछती। बाकी बचे 3 फ्लैटों में किराया लगा था और एक खाली था। उसमें जब सुनील आता तो रहता। उसी ने अपने एकमात्र किराएदार से कहकर पिता के खाने पीने का इंतजाम कराया। वे जवान दंपति थे। मनोज बैंक में काम करता और उसकी पत्नी छाया तीनों टाइम खाना बनाकर एक प्लेट में दे जाती। टोस्ट और चाय जैसी छोटी मोटी चीज़ें वे खुद बना लेते। काम वाली बाई पुरानी थी, वो भी मदद कर देती। परेशानी कुछ खास नहीं थी, बस अकेलापन असहनीय होता जा रहा था। वे टीवी चलाकर बैठ गए। इधर उधर कई चैनल बदले, मगर कुछ देखने लायक नहीं लगा। बहुत पहले जब सिर्फ दूरदर्शन था तो हमेशा कोई न कोई प्रोग्राम देख लेते। अब इतने चैनल थे मगर सब बेकार। थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजी। छाया खाना लेकर आई। कैसे हैं अंकल? उसने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाज़ा रात को अच्छे से बंद रखिएगा, सुना है ना खून हो गया किसी चाय वालों का। पता नहीं मनोज नाम क्या बता रहे थे।
वह नाटे कद की गोरी सी लड़की थी। उसने लाल शॉल ओढ़ा था और चेहरा भी ठंड से लाल लग रहा था। गुलटेनी, कालिका नंदन जी ने लापरवाही से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, खून मैंने ही किया था। छाया के हाथ में थाली थी। वह चुप होकर कुछ देर उन्हें अजीब नज़रों से देखती रही। चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। फिर वह मेज़ पर खाना रखकर चली गई। उस रात के बाद या तो मनोज थाली लेकर आता या फिर छाया बाहर से ही प्लेट पकड़ा कर चली जाती। उन दोनों को भी शायद इस बात का यकीन नहीं था कि कालिका नंदन खून कर सकते हैं, लेकिन सबको ये शक ज़रूर था कि उनका दिमाग सटक गया है। एक शाम में सोमेश शर्मा जी के घर की तरफ जा रहे थे। क्लब की मीटिंग वहीं थी। रास्ते में किसी जगह कुछ औरतों का झुंड खड़ा बतिया रहा था। उनमें मिसेस झा थीं, जो कालिका नंदन जी की पत्नी की सबसे खास सहेली थी। उन्होंने कालिका नंदन को नमस्ते कर हाल पूछा तो उन्होंने कुछ इधर उधर की बातचीत की, लेकिन आते जाते मिसेस झा ने गुलटेनी के मर्डर का जिक्र किया। वह भी उस इलाके का हॉट टॉपिक था और कालिका नंदन जी ने उनसे भी कह दिया कि मर्डर उन्होंने ही किया था। उस रात अभय ने उनके घर आकर खूब गाली गलौज की। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्यों सबसे कहते फिर रहे हैं कि आपने गुलटेली को मारा? मुझे चैन से रहने देंगे या नहीं? इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? कालिका नंदन ने शांतिपूर्वक कहा, है क्यों नहीं, आप अभी भी मेरे बाप हैं। भले ही आपने सुनील को इंजीनियर बनाया और मुझे क्लर्क, फिर भी आपको यहाँ मेरे सर पर रहना है। दिल्ली सुनील के पास क्यों नहीं चले जाते? मैं अपने घर में अपनी तरह रहता हूँ। तुम दोनों को पढ़ाया, जिसको जो बनना था खुद बना। वे धीरे से बोले, आपने उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और मुझे हिंदी। मेरा भविष्य आपने बिगाड़ा और अब यहाँ आकर वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं। बिना होठ हिलाए उन्होंने अभय को ऐसी तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा कि उसका चेहरा तमतमा गया। अभय ने मेज पर रखा गुलदान उठाया और जोर से कालिका नंदन की ओर फेंक कर धड़धड़ाता हुआ वहां से निकल गया। गुलदान के बगल में एक मार्बल की मूर्ति थी। एक पल को तो कालिका नंदन जी का मन हुआ कि मूर्ति उठाकर अभय के सर पर दे मारे। फिर बस इसी कल्पना से संतोष कर उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। ऊपर जाकर उसकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? एक दो रोज बाद मोहल्ले में पुलिस आई। कालिका नंदन जी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वो खिड़की से देख रहे थे कि दो खाकी कपड़े वाले गली में घूमते हुए पूछताछ कर रहे थे। वे कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगे कि पुलिस वाले उनके घर अवश्य आएंगे। अभय के हंगामे का कोई फर्क नहीं पड़ा था। कालिका नंदन जी किसी को भी पकड़कर कहने लगते कि वो खूनी है, सो उन्हें भरोसा था कि बात पुलिस तक पहुंच गई होगी, मगर उनकी निराशा का ठिकाना न रहा जब दोनों खाकीदारी बिना कालिका रंजन जी का दरवाज़ा खटखटाए लौट गए। भले ही पुलिस वाले चले गए, मगर कालिका नंदन को लगा जैसे वे कुछ घंटों के रोमांच और टेंशन से कुछ तरोताज़ा हो गए। ऐसे तो उनका हर दिन एक जैसा होता और रविवार या मंगलवार में अंतर करना ही मुश्किल हो जाता। जब से बुढ़ापा आया था तब से जैसे वे अदृश्य होते जा रहे थे। बस पत्नी के लिए उनका अस्तित्व था, बाकी सब तो ऐसे बर्ताव करते जैसे वे खामखा जिंदा हैं। अब जब वो घर से निकलते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे महिलाएं और बच्चे उन्हें देखकर डरते। कई लोग आपस में इशारे कर खुसुर फुसुर करते
कुछ नए लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते, यहाँ तक कि अभय और रेखा भी उन्हें नोटिस करते। वो हर किसी को नज़रअंदाज करते, लेकिन वे एक अजीबोगरीब कैरेक्टर या महत्वपूर्ण व्यक्ति ज़रूर हो गए थे। काली बाबू, मेरी पत्नी ने कहा है कि कल आप लंच हमारे साथ करें। एक शाम की मीटिंग के बाद दयानंद प्रसाद ने कहा। कालिका नंदन फौरन तैयार हो गए। दयानंद प्रसाद का घर भरा पूरा था। बेटा, बहू, पोता, पोती, कई लोग थे। खाना भी अच्छा था। खाने के बाद दयानंद प्रसाद के साथ कालिका नंदन बैठक में थे तो मिसेस प्रसाद कॉफ़ी लेकर आई। जब वो ट्रे रखकर जा रही थी तो कालिका नंदन जी बोले, भाभी, वो जो चाय वाला गुलटेनी था ना, उसका कत्ल सचमुच मैंने किया था। कोई बात नहीं भाई साहब, आप कॉफ़ी लीजिए ना, मिसेस प्रसाद हड़बड़ा कर बोली। इलायची डाली है इसमें, कुछ और चाहिए तो बताइएगा, कहकर वो चली गई। कालिका नंदन को अब थोड़ी चिढ़ होने लगी थी। आखिर कोई ये क्यों नहीं मानता कि वे खून कर सकते थे? क्या वे इतने कमज़ोर थे? आपको लगता होगा मेरे घर में सब लोग हैं, कालिका नंदन जी ने के विचारों से बेखबर दयानंद प्रसाद बोलते जा रहे थे। लेकिन सब अपने काम में लगे रहते हैं। हम बूढ़े लोगों के लिए किसी को कहाँ फुर्सत। जब हम छोटे थे तो बुजुर्गों का अलग तरह से सम्मान करते, लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है। जो है उसी में मन लगाने के लिए ढूंढ लेना चाहिए और उसी में व्यस्त हो जाना चाहिए। कालिका नंदन हाँ हूँ करते रहे। इसके बाद उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें खाने पर बुलाया। हर जगह वे एक बार ज़रूर कहते कि गुलटेनी का खून उन्होंने किया था, मगर कोई ध्यान नहीं देता। कभी कभी उन्हें बड़ा क्रोध आता। कॉलेज के ज़माने में उन्होंने कई बार मारपीट की थी। एक बार तो हॉस्टल में इतना हंगामा किया था कि उसमें कुछ विद्यार्थियों को पुलिस थाने ले गई थी। उनमें काली बाबू भी थे। वे गुस्से में अपनी जवानी की कहानी सुनाने लगते और सब सहानुभूति से इधर उधर देखने लगते। शायद लोगों को उनकी जवानी के कारनामों का भी भरोसा नहीं था। लोग उनसे बोर होने लगे थे। शाम को उनकी मित्र मंडली पहले की तरह जमती। गुलटेनी की दुकान उसका बेटा किसी चचेरे भाई की मदद से चला रहा था। पुलिस को गुलटेनी के हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था, सो केस बंद हो गया था। हालांकि कालिका नंदन ने दुनिया भर में कहा कि गुलटेनी को उन्होंने मारा, लेकिन उसके बेटे से यह कहने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई। बल्कि धीरे धीरे उन्होंने सभी से यह कहना बंद किया। मित्रों की ओर से खाने का निमंत्रण भी बंद हो गया था। कालिका नंदन जी ने दया प्रसाद की बात मान ली और अपने लिए एक हॉबी ढूंढ लिया। वो टीटी की नौकरी से रिटायर हुए थे और कई जगह यात्रा की थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी जाए। व्यस्त भी रहेंगे और रचनात्मक कार्य का संतोष भी मिलेगा। तकरीबन 1 वर्ष पूर्व कालिका नंदन अपनी पत्नी के साथ बनारस गए थे। जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे वह 80 घाट के करीब था। तो सुबह सुबह वे पत्नी के साथ घाट पर टहलने निकल जाते और सुबह की गंगा आरती देखते। दोनों ने शाम के वक्त दशाश्वमेध घाट से नौका विहार किया था, लेकिन बनारस की सुबह ज़्यादा मशहूर थी। एक सुबह जब किसी मल्लाह ने अपनी नौका पर आने का आमंत्रण दिया तो उन्होंने सोचा कि यह अनुभव भी लिया जाए। बहुत मनोरम दृश्य था। उगते हुए सूरज की केसरिया किरणें जैसे गंगा के पानी में पिघलते हुए टपक रही थीं। वे किनारों पर बने भव्य घाटों और प्राचीन इमारतों की एक के बाद एक गुजरती शोभा यात्रा देखते किसी सपने में खो गए। जब वे वापस 80 घाट पहुंचे तो मल्लाह ने नाव एक दलदल वाले स्थान पर लगा दी।
कालिका नंदन जी दलदल पर उतरने से घबरा रहे थे, मगर मल्लाह ने स्वयं उतरकर अपने पैरों से रास्ते पर सुरक्षित निशान बना दिए और कालिका नंदन को उन्हीं जगहों पर पैर रखकर उतरने को कहा। उनके निर्देश का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए कालिका नंदन रास्ता पार कर गए। उनके बाद पत्नी की बारी थी। वे आधे रास्ते तो मल्लाह के बताए निशान पर चली, मगर कुछ कदमों के बाद उनके पैर लड़खड़ा गए और दायां पैर दलदल में फंस गया। हालांकि दलदल जानलेवा नहीं था, फिर भी पत्नी जितना पैर निकालने का प्रयत्न करती, उनका पैर उतना ही अंदर फंसता जा रहा था। कई दूसरे मल्लाह और स्थानीय लोग उन्हें फंसा हुआ देखकर मदद करने आ गए। कुछ हाथ पकड़कर तो कुछ अपनी बातचीत से प्रोत्साहित कर उन्हें पैर दलदल से निकालने का तरीका बता रहे थे। पूरे घटनाक्रम के दौरान कालिका नंदन जी घाट पर मूर्ति बनकर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे पत्नी की कैसे मदद करें। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कुछ भयानक दलदल देखे थे जिनमें इंसान का पूरा समा जाता। अगर उनकी पत्नी भी समूची दलदल के अंदर खिंच गई तो क्या होगा? पहली बार उन्होंने पत्नी की मृत्यु की कल्पना की थी। एक पल उन्हें लगा कि शायद वे उन्हें खोकर हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे और यह इतना बुरा भी नहीं होगा। अगले ही पल उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि वे दलदल की तरह बढ़ने लगे। अरे बूढ़े बाबा, आप यहीं रहो, नहीं तो आप भी कहीं दलदल में फंस जाओगे, एक अजीब सी शक्ल वाले अपरिचित ने कहा और भीड़ में गायब हो गया। कालिका नंदन वहीं ठिठक कर खड़े रह गए। पत्नी का ध्यान अपना पैर निकालने पर था। काफ़ी मशक्क़त के बाद वे दलदल से आज़ाद होकर जब उनके पास खड़ी हो गई तो उनकी आंखों में अजीब से भाव थे, शिकायत या हिकारत, जैसे वे कह रही हों कि इतने अजनबी मुझे निकालने की चेष्टा कर रहे थे, मगर जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी सुरक्षा थी, वही मूक दर्शक बना खड़ा था। पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उस प्रकरण से कालिका नंदन को अपने बुढ़ापे और निर्बलता का एहसास हो गया। जब भी वे बनारस की वह विडंबना युक्त सुबह याद करते, अपराध बोध के दलदल में धंसने लगते, एक क्षण के लिए ही सही, मगर उन्होंने ये कल्पना भी कर ली थी कि पत्नी दलदल में दबकर मर गई और वे मुक्त हो गई। जब उस वाक़े के 1 साल पूरा होने से पहले पत्नी चल बसी तो उन्हें लगा जैसे पत्नी के हत्यारे वे खुद थे। मुझे माफ़ कर दो, कालिका नंदन बिस्तर पर पड़े पड़े बड़बड़ाए। जिस तकिए पर सिर रखकर वो उनकी बगल में सोती वह गर्म सा प्रतीत हुआ, जैसे वे अभी अभी उठकर गई हों। हरे कवर पर 2-4 अधपके लंबे बाल लिपटे थे। जब उन्होंने आंखें बंद की तो लगा वे उनकी तरफ मुड़कर उन्हें सोता हुआ देख रही हैं। कालिका नंदन जी ने अपना एक हाथ दूसरे के ऊपर रख लिया और सोचने लगे कि ऊपर वाला हाथ उनकी पत्नी का था, मानो वे कह रही थी कि उन्होंने कालिका नंदन जी को माफ़ कर दिया। उस दुखद घटना के भूत से पीछा छुड़ाकर जैसे उनके शब्द भी किसी अपशकुन से मुक्त हो गए। उन्हें दिन रात का होश न रहता। खिड़की, दरवाजे, पेड़ पौधे जहाँ नजर आती, यादों का कोई पुलिंदा खुल जाता। कालिका नंदन एक वाकया लिखते लिखते किसी दूसरी कहानी का वर्णन करने लगते। कई बार उन्हें लगता कि वह किसी सच्ची घटना के बीच में अपनी कोई कल्पना जोड़ देते, लेकिन वे जैसे नदी के प्रवाह में बहते जा रहे थे। हकीकत और फसाने में अंतर करना मुश्किल होता जा रहा था। उस रंग बिरंगी मोतियों से गुथी माला ने उन्हें समूचा निगल लिया। उस रात वह घंटों तक लिखने के बाद खिड़की के पास बैठे बंद शीशे से बाहर फैलते कोहरे को देख रहे थे। ठंड जाते जाते लौट आई थी। कमरे में हीटर जल रहा था और घुटन सी लगी। मेज़ पर छाया का लाया हुआ खाना रखा था, मगर खाने का दिल नहीं हुआ।
उन्हें अजीब सा अकेलापन महसूस हुआ जिसका वर्णन संभव नहीं था। लगा जैसे सब कुछ निरर्थक था। वे फिर अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगे। शायद उन्हें पत्नी से ज़्यादा उस साथ के खोने का दुख था जो इंसान के जीने को वजह देती। परिवार का स्नेह, दुख में कंधा और सुख में स्त्रियोचित कोमलता। उन्हें याद आया कि पत्नी उन्हें चाय के साथ बिस्किट ज़रूर देती। काली बाबू को मीठा पसंद नहीं था। सुबह नमकीन बिस्किट स्वयं खरीद कर लाती। मन हुआ कि वे चाय के साथ वही बिस्किट खाएं। कालिका नंदन उठकर रसोई में गए मगर किसी डब्बे में बिस्किट नहीं मिला। चाहे जो हो जाए उन्हें वही खाना था। अजीब सी तलब हुई। घड़ी देखी तो 9:15 बज रहे थे। गुलटेनी की दुकान से थोड़ा आगे किराना की दुकान थी। अभी तो खुली होनी चाहिए सोचकर उन्होंने ऊनी चादर लपेटी और दरवाज़ा खोलकर निकल पड़े। सड़क लगभग खाली थी मगर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। गुलटेनी का बेटा अपने चचेरे भाई के साथ दुकान के बाहर बेंच पर बैठा था। जब कालिका नंदन दुकान के बाहर से गुजरे तो वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। कालिका नंदन ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से लैस थे, फिर भी उनकी नज़र से सिहर गए। डगमगाते हुए वे किराना की दुकान पर पहुंचे। उन्हें वो दुकानदार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी वो उसकी दुकान पर जाते वह दूसरे ग्राहकों को सामान देता मगर न जाने क्यों उन्हें नज़रअंदाज करता। इस बार भी वही हुआ। वहाँ 2 ग्राहक पहले से थे और एक ग्राहक बाद में आया। सबको सामान देने के बाद वह काली बाबू से मुखातिब हुआ। तब तक कालिका नंदन का पारा 7वें आसमान पर था। बूढ़े बाबा इतनी ठंड में सिर्फ बिस्किट लेने क्यों आए हैं, कहकर वह मुड़ा और शेल्फ पर बिस्किट का पैकेट ढूंढने लगा। कालिका नंदन का मन किया कि वो काउंटर पार कर उसके पीछे खड़े हो जाएं और उसका गला दबा दें। उनकी जो मर्जी वे वही लेने आए। दुकानदार कौन होता है कमेंट करने वाला। ऐसी ही कोहरे से भरी रात में वे गुलटेनी की दुकान पर बैठे थे। उनके सभी साथी चले गए थे लेकिन वो चाय का गिलास थामे किसी सोच में डूब गए। उन्होंने गर्म कपड़ों के साथ दस्ताने भी पहने थे। उन्हें हाथों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती सो वे ऊनी दस्ताने ज़रूर पहनते। कान में मफलर बंधा था और ऊपर से शॉल थी। ऐसे में चेहरे पर उड़ती हल्की हल्की ठंडी हवा का झोंका बड़ा भला लग रहा था। अरे बूढ़े बाबा आप घर जाओ, इतनी ठंड में यहाँ बैठे वो निमोनिया हो जाएगा, गुलटेनी ने कहा और अंदर जाकर गल्ला बंद करने लगा। वह रुपए पैसे जहाँ रखता वो एक टूटा फूटा बेंच था और उसी के ऊपर एक छोटा संदूक नुमा बक्सा था। वह अपने काम में मशगूल था और उसकी पीठ कालिका नंदन की तरफ थी। कालिका नंदन को लगा जैसे वे 80 घाट पर खड़े थे। उनकी पत्नी दलदल में धंस रही थी और वो चुपचाप देख रहे थे। कालिका नंदन अपनी निर्बलता पर शर्मिंदा थे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से से तमतमाते दबे पैरों से वे गुलटेनी के पीछे पहुंचे और उसका गला टीप लिया। वह बिना कोई आवाज़ किए लुढ़क गया। वहाँ कोई और नहीं था। सो कालिका नंदन आराम से टहलते हुए घर चले गए। दुकानदार को शायद बिस्किट का पैकेट नहीं मिल रहा था। कालिका नंदन और उसके बीच दुकान का काउंटर था जिस पर बड़े बड़े जार में टॉफ़ी, पाव रोटी के ढेर, बड़े बड़े कॉस्मेटिक के डब्बे और इसी तरह का बहुत सारा सामान पड़ा था। लकड़ी से बने ढांचे के साइड में पैनल था जिसे उठाकर दुकानदार दूसरी तरफ आता जाता। कालिका नंदन जब तक पैनल उठाकर उधर जाते तब तक दुकानदार उनकी तरफ मुड़ जाता। कालिका नंदन उसकी पीठ पर देखते रहे और एक पैर से दूसरे पैर पर शरीर का बोझ डालकर इंतज़ार करते रहे। वे दुकानदार का गला दबा रहे हैं सोचते हुए उनके हाथ कांपने लगे और वह लम्हा गुजर गया। जब वे बिस्किट का पैकेट लेकर लौट रहे थे तो एक बार फिर गुलटेनी का बेटा दिखा।
वह दुकान के बाहर उसी मुद्रा में बैठा था और उन्हें घूर रहा था। कालिका नंदन ने घर आकर चाय बनाई और बिस्किट खाकर अपनी पत्नी को याद करते सो गए। सुबह हुई तो उनकी रोज़ की दिनचर्या आरंभ हो गई। वो नहा धोकर छाया का बनाया नाश्ता खाकर लिखने बैठ गए। दोपहर को कॉल बेल बजी तो उन्होंने सोचा छाया लंच लाई होगी, मगर जब दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। आप कालिका नंदन जी हैं? एक खाकी कपड़े वाले ने पूछा। कालिका नंदन ने हाँ में सिर हिलाया। कल रात आप किराने की दुकान में गए थे? कालिका नंदन ने फिर हाँ में सिर हिलाया। दुकानदार का खून हो गया है और अमरेश का कहना है कि उसने आपको आते जाते देखा। आप उस रात के आखिरी खरीदार थे। कौन अमरेश? कालिका नंदन को लगा वे कोई बुरा सपना देख रहे थे। गुलटेनी चाय वाले का बेटा, पुलिस वाले ने कहा। मगर मैं उसे क्यों मारूंगा? आपने सबसे कहा था कि गुलटेनी को आपने मारा। उस रात भी आप अंतिम ग्राहक थे। हाँ, लेकिन वह तो मैंने। चलिए पुलिस चौकी चलकर बातें करते हैं। कालिका नंदन चीखते रहे, मगर 2-4 पुलिस वालों ने कंधे से पकड़कर उन्हें पुलिस की जीप में बिठा लिया और चौकी की तरफ चल पड़े। रास्ते भर कालिका नंदन जी यही सोचते रहे कि उन्होंने गुलटेनी का खून सचमुच किया था या वो भी महज एक कल्पना थी। तो दोस्तों, यह एक दिलचस्प कहानी मेंटल डिसऑर्डर की मेरी बहुत प्यारी दोस्त दिव्या अनुमिता शर्मा, जो अब एक काफ़ी चर्चित लेखिका है, उसके संग्रह प्रत्याशा से है। और आप सुनकर समझ सकते हैं कि कहानी में कितनी बातें हैं। एक बूढ़े का मनोविज्ञान, हमारा समाज, एक बच्चे के साथ उसका रिश्ता, बूढ़े के प्रति समाज में कैसा बर्ताव होता है, सबका खूबसूरत चित्रण सधी हुई भाषा में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।